हेलो एवरीवन, मैं अनुजा भारद्वाज आज आपके लिए जो चर्चा का विषय है वो लेके आई हूँ और वो है हमारा दल बदल कानून। आपको सबको मालूम ही है कि ये दल बदल जो है आजकल न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा है। जब से सियासत पे गर्मी पकड़ी है और ये सचिन पायलट की आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज आई है, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी आई कि ये दल बदल कानून है क्या। अब क्योंकि ये बात सिर्फ सचिन पायलट से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि अगर हम पीछे बात देखें तो हमारे जनवरी के टाइम से ही कुछ और न्यूज आ रही थी कुछ राज्यों के बारे में। और हाल ही में अगर ये दल बदल की बात करूं मैं, तो गोवा की बात हो, चाहे कर्नाटक की बात हो, चाहे तेलंगाना की बात हो, या फिर अरुणाचल प्रदेश की सरकार की क्यों ना बात हो, या बिल्कुल करंट में बात करूं तो मणिपुर का भी नाम आया था। तो ऐसे राज्यों में जहां पे ये दल बदल बहुत ज्यादा देखा गया नेताओं द्वारा और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया या लेने में देर हो गई, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे मन में आती हैं। तो क्योंकि ये थोड़ी पुरानी बात हो गई, तो आपके आने वाले एग्जाम्स में ये चीज आपका जरूर आ सकती है। दल बदल से संबंधित इंफॉर्मेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इससे संबंधित हमारे पॉलिटिकल के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इंटरेस्टिंग बातें जिसमें आपको सुनने में थोड़ी रुचि आए वो बातें भी डिस्कस करेंगे। तो आज आपने एक सुनी होगी कहावत, आया राम गया राम, जो कि आज हमारे इस टॉपिक का हेडिंग भी रहा था, आया राम और गया राम। तो हम डिस्कस करेंगे ये आया राम और गया राम की कहानी क्या रही है। 1967 में जब हरियाणा जो कि एक सेपरेट राज्य बना, तो वहां पे सेपरेट राज्य आपको मालूम है पंजाब, हरियाणा और आपका हिमाचल प्रदेश, ये तीनों एक ही राज्य हुआ करते थे। जब ये अलग हुए तो पंजाब और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बनने के बाद जब हरियाणा राज्य था वहां पे एक स्वतंत्र सरकार बनी। तो जो राज्य सरकार बनी उसके एक ही साल बाद हरियाणा की स्थिति में बहुत ज्यादा चुनावी सियासत के खेल देखे गए, जिसको हम दल बदल कहेंगे। अब ये एक ऐसा समय था जब आपका दल बदलना या पार्टी चेंज करना, पार्टी को क्रॉस करना बड़ा ही आम बात थी। और इस समय तक कोई भारत में कानून भी नहीं था कि इस चीज पे कोई रोक लगाई जा सके। 1967 में जो चुनाव का समय आया, तो 1967 में एक ही दिन के भीतर, जी हाँ एक ही दिन के भीतर, हरियाणा का एक विधायक था जिसने 3 बार सरकार बदली, यानी 3 बार पार्टी बदल ली। ये 3 बार पार्टी जो बदलना हुआ, इसी की वजह से ये कहावत आई, आया राम अब गया राम हो गए और गया राम आया राम हो गए। तो देखते हैं कि हुआ क्या ये चीज। तो यहाँ पे एक विधायक थे जिन्होंने 3 बार पार्टी बदली और उनका नाम था गयालाल। अब ये जो गयालाल की कहानी है, तो इसको आगे देखते हैं कि हरियाणा के जो सबसे पहले सीएम बने थे, जिनका नाम था आपका भगवत दयाल शर्मा, ये आपके कांग्रेस की सरकार थी। अब 1967 से पहले तक की अगर हम सरकार देखते हैं तो वहां ये देखा गया कि कांग्रेस की ही सरकार बनती थी और केंद्र और राज्य दोनों के सेम टाइम पे इलेक्शन हो रहे थे। लेकिन इसके बाद कुछ चेंज आया, केंद्र और राज्य के सेम समय पे इलेक्शन नहीं हुए। अब राज्यों का अलग टाइम पे इलेक्शन होता है, अलग अलग राज्यों की सरकार में अलग टाइम पे इलेक्शन हो रहा है, केंद्र में अलग हो रहा है। ये जो परिवर्तन आया ये इसलिए आया क्योंकि राज्यों की सरकार बीच में कई बार डिसॉल्व भी हुई, राष्ट्रपति शासन लगे। ये जो हरियाणा का केस डिस्कस करने वाले हैं इसमें भी राष्ट्रपति शासन लगा। हुआ ऐसा था कि जो हमारे शर्मा थे, जो इसमें भगवत दयाल शर्मा, उनको बहुमत मिला, कांग्रेस से सरकार बनाई और उसके बाद 48 सीट थी कांग्रेस पे 81 में से, उन्होंने सरकार बना ली। सरकार बनाने के बाद ऐसा देखा गया कि विधायक जो है बहुत ज्यादा सीट चेंज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पार्टीज चेंज कर रहे हैं। सरकार बनने के कुछ ही महीनों बाद इनकी सरकार गिर भी गई। तब यहाँ के जो राज्यपाल थे उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार हम कपड़े बदलते हैं उस प्रकार हरियाणा के विधायक पार्टी बदल रहे हैं। 1967 में शर्मा जो थे उनको बहुमत मिला, कांग्रेस की सरकार मिली, लेकिन बहुत सारे विधायकों ने बगावत कर दी और बगावत करने के बाद एक अलग से पार्टी बनाई कांग्रेस से अलग होके, जिसको विशाल हरियाणा पार्टी कहते हैं। ये जो नया दल बना विशाल हरियाणा पार्टी, इन्होंने जो भी ऑपोजिशन की पार्टीज थी उनके साथ में एक यूनाइटेड फ्रंट बना लिया और इस यूनाइटेड फ्रंट के द्वारा आगे की गतिविधि ये हुई कि जो नेक्स्ट आपका साउथ हरियाणा से एक मंत्री थे उनको बनाया गया राव वीरेंद्र सिंह और उनके नेतृत्व में नई सरकार गठन हो गई और राव वीरेंद्र सिंह सीएम बन गए हरियाणा के। राव वीरेंद्र सिंह के समय इनकी सरकार भी 8 महीने चली और यहां पे ये देखा गया कि एक जो गयालाल थे उन्होंने 3 बार
बदला पार्टी को। पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, यूनाइटेड फ्रंट से अगेन कांग्रेस में गए, और फिर कांग्रेस से फाइनली फिर शाम तक आपका यूनाइटेड फ्रंट में गए। यानी कि सुबह इन्होंने यूनाइटेड फ्रंट, दोपहर में फिर से कांग्रेस, और फाइनली शाम को फिर से यूनाइटेड फ्रंट में गए। तो ये जो 3 बार एक ही दिन में परिवर्तन किया, इसके ऊपर राव वीरेंद्र सिंह के मुंह से एक कमेंट निकला कि गया राम अब आया राम हो गए हैं। तो गया राम आया राम है, यहीं से आया राम गया राम या गया राम आया राम कहावत फेमस हो गई। हालांकि ये जो सरकार का बहुत ज्यादा उथल पुथल रही, इसके बाद हरियाणा में 2 नवंबर 1967 को फाइनली राष्ट्रपति शासन लग गया। आगे देखें तो ये जो राष्ट्रपति शासन हुआ, तो यहां से अब महसूस हुई सरकार को एक कमी, और वो कमी महसूस हुई कि एक ऐसा कानून होना चाहिए जो नेताओं को दल बदलने के लिए कुछ प्रतिबंधित कर सके। तो यहाँ पे प्रतिबंधन के लिए क्या किया गया कि 1985 को अगर हम देखें तो इससे पहले कोई भी ऐसा कानून नहीं था। ये 1985 का टाइम राजीव गांधी सरकार का था, और उनके समय में ही डिसाइड किया गया कि एक हम दल बदल विरोधी कानून लेके आए। अब इसमें भी बहुत सारी कमियां रह गई, बहुत सारे इसके कुछ फायदे भी हुए। सांसदों में जो अपनी निजी स्वार्थ के चलते दल बदल करने की जो प्रवृत्ति थी, उस प्रवृत्ति को कम करने के लिए यहाँ पे ये जो कानून की जरूरत महसूस हुई, ताकि यहाँ पे 2 नुकसान देखे जाते थे कि एक तो जो जनता जो अपना विश्वास रख के लोकतंत्र में वोट दे रही है, उसका भी अपमान हो रहा है, और जो लोकतंत्र का जो मॉरल्स हैं, जो उनमें एक आपका खुद का एक होना चाहिए कि भाई ये चीज हमें आइडियली काम करना है, वो चीज डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो इस चीज को दूर करने के लिए राजीव गांधी सरकार में यह प्रावधान कर दिया गया कि यदि कोई भी राजनीतिक दल का सदस्य है और वो स्वेच्छा से अगर अपना इस्तीफा देता है या अपना स्वेच्छा से इस्तीफा देके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो उसकी सीट रद्द मानी जाएगी। यानी यदि आप पार्टी चेंज करेंगे तो आपकी सीट रद्द मानी जाएगी। इसके अनुसार आर्टिकल 101, आर्टिकल 102, आर्टिकल 190 ऐसे प्रावधान लाए गए। अब यहाँ पे ये जो संशोधन किया गया, ये संशोधन में फिर देखा गया कि कुछ और पॉइंट्स जो थे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यदि कोई भी नेता अपनी मर्जी से इस्तीफा देता है तो उसकी पार्टी उसकी जो सीट है वो रद्द मानी जाएगी। उसके त्यागपत्र देने पर वो और दूसरी पार्टी ज्वाइन करने पर वो अयोग्य विधायक बन जाएगा और उसका सीट कैंसिल मान ली जाएगी। इसके बावजूद दल बदल की जो प्रवृत्ति थी उसमें कमी नहीं आ रही थी। तो यानी कि कुछ तो इसमें पॉइंट्स रह गए कि क्या कमियां रही। तो आगे हम इसमें बात करें कि इसी तरह अगर कोई निर्दलीय व्यक्ति है, वो निर्दलीय व्यक्ति भी यदि कोई पार्टी और दूसरी ज्वाइन कर लेता है तो उसको भी अयोग्य घोषित कर दिया गया कि यदि कोई निर्दलीय या कोई आपका नाम निर्देशित सदस्य है, यदि वो भी चुनाव के बाद स्वेच्छा से अपना दल त्याग करता है तो ऐसे में और अन्य दल में शामिल हो जाता है, तो वो अपना दल त्याग करके जैसे ही अन्य दल को ज्वाइन करेगा उसे अयोग्य मान लिया जाएगा। यानी अब उसे फिर से नेता बनना है तो अगले इलेक्शन में फ्रेश उसे चुनाव में कंटेस्ट करना पड़ेगा, इलेक्शन लड़ना पड़ जाएगा। इसके बावजूद ये देखा गया कि आपने ये प्रावधान बना दिया कि अगर कोई पार्टी चेंज कर रहा है या कोई निर्दलीय है वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, इन सब केसेस में आप उनकी सीट को कैंसिल कर दे रहे हैं। फिर भी ये प्रवृत्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, दल बदल तो फिर भी चलता रहा। तो देखें इसमें काम क्या था, क्या लूपहोल्स रह गए। तो दल बदल का जो व्यक्ति होता था जिसको अयोग्य घोषित करना है, ये पावर स्पीकर के पास होती थी। स्पीकर कहाँ का? लोकसभा का। या आपका विधानसभा का केस है तो विधानसभा का स्पीकर। अब आपको मालूम है कि लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें, स्पीकर हमेशा मेजोरिटी द्वारा, सदन के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। तो यहाँ पे एक पार्टी का एक वर्चस्व पहले से ही जो पार्टी मेजोरिटी में है और वही स्पीकर का चुनाव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखा गया कि स्पीकर ज्यादातर जो रूलिंग पार्टी है उसके द्वारा अगर उसके बहुमत है और उन्होंने सरकार बनाई है तो उनके ही विधायक हैं जो कि स्पीकर के चुनाव में वोट दे रहे हैं। तो जो भी स्पीकर आएगा वो पार्टी को या सरकार को फेवर देगा। तो ये फेवरिज्म की जो पॉलिसी चली आ रही, तो यहाँ पे स्पीकर के निष्पक्ष फैसले के ऊपर भी सवाल उठने लगे कि स्पीकर जो है वो अपना फैसला, एक और काम कर दिया गया कि स्पीकर जो किसी व्यक्ति को अयोग्य करने का फैसला स्पीकर लेगा और ये अयोग्यता को घोषित करने की कोई समयावधि डिसाइड नहीं की गई। स्पीकर कभी तक भी होल्ड रख सकता था अपने फैसले को। तो आगे देखें
कि इसमें क्या लूप होल रह गए। तो यहाँ पे एक तो स्पीकर की प्रॉब्लम रही, दूसरा ये माना गया कि स्पीकर जो कि व्यक्ति है उसे विधायी यानी कि जो विधि का ज्ञान होता है, कानून का ज्ञान होता है, वो कमी हो सकती है। स्पीकर में इतनी समझ नहीं होगी कोई डिसाइड कर सके कि क्या चीजें गलत है क्या चीजें सही है, यानी कि यहाँ पे दल बदल के लिए किसी व्यक्ति को एनालाइज करने में स्पीकर की समझ में कमी भी रह सकती है। अब संविधान की जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये जो हमने दल बदल का कानून बनाया, ये संशोधन को बोला जाता है आपका 52 संविधान संशोधन। 52 संविधान संशोधन के अनुसार दल बदल कानून आ गया, इसके प्रावधान हमने डिस्कस किए, कुछ कमियां भी रही, तो आगे इसमें कुछ और चेंजेस करे गए और हम बोलेंगे संविधान की 10वीं अनुसूची में ये 52 संशोधन के अनुसार जो हमने अनुच्छेद थे उनको हमने 10वीं अनुसूची में शामिल कर दिए गए। यहाँ इस 10वीं अनुसूची के आर्टिकल 102 का सेकेंड पार्ट और 191 का जो सेकेंड पार्ट है वो इससे संबंधित है। इसमें अयोग्यता की स्थितियों का उल्लेख किया गया है कि किस किस सिचुएशन में एक आप विधायक को या एक सांसद को अयोग्य घोषित करेंगे। तो उसकी चर्चा अगर हम फिर से करें तो हम कहेंगे यदि किसी ने स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दिया है तो उसको हम मान देंगे, कैंसिल कर देंगे उसकी सीट को। दूसरा आपसे बात किया जा रहा है कि संसद या विधानमंडल का कोई भी सदस्य यदि राजनीतिक दल की सदस्यता किसी दूसरे की खुद से स्वेच्छा से ग्रहण करता है और अपनी एग्जिस्टिंग पार्टी को छोड़ता है तो अयोग्य मानेंगे ही। साथ ही साथ एक पार्टी की होती है विप। यहाँ पे विप से मतलब जो है वो ये होता है कि पार्टी का एक तरह से समझ लीजिए आप आदेश, यदि उसका पार्टी का कोई भी सदस्य जो कि चुनाव में लड़ा है और जीत के आया है लेकिन वो पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, वो पार्टी के विप को अस्वीकार कर रहा है, पार्टी की कोई मीटिंग है जिसमें कोई विप जारी की गई है उसमें वो शामिल ही नहीं हुआ, ऐसे केस में पार्टी उसकी सदस्यता को रद्द कर सकती है। तो यानी ये चीज ये माना जाएगा कि आप दल के अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे भी उसको दल बदल के अनुसार इसमें सांसद की जो अयोग्यता यहाँ पे घोषित होती है तो वो पार्टी का सदस्य नहीं रहेगा। मनोनीत सदस्यों के बारे में यह कहा गया है कि मनोनीत होने के 6 महीने के बाद यदि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करता है, शामिल होता है, तो उसकी सदस्यता अयोग्य माना जाएगा, सदस्यता खारिज कर दी जाएगी। यानी मनोनीत सदस्य के केस में आपने बात कर दी कि 6 महीने का पीरियड, सांसद जो है उसके बारे में बता दिया कि या तो वो विप के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तो कैंसिल हो जाएगी, या उसने खुद से इस्तीफा देके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली तो उसकी जो सिचुएशन है वो कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे एक और प्रावधान ये रखा गया था कि किस सिचुएशन में आप इनको रिलैक्स कर सकते हैं, किसी नेता को कब अयोग्य नहीं माना जाएगा। तो नहीं माने जाने में एक प्रावधान रखा गया 1/3 सीटों का। ये 1/3 सीट का ऐसा था कि अगर किसी भी विधानसभा या आपका लोकसभा में जो भी उस पार्टी के पास जितने भी विधायक हैं उन विधायकों का यदि 1/3 पार्ट यदि एक साथ पार्टी छोड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि अगर जितने भी विधायक हैं उनमें से यदि 1/3 1/3 विधायक एक साथ इस्तीफा देते हैं तो इसे हम कभी भी दल बदल नहीं मानेंगे बल्कि पार्टी का स्प्लिट माना जाएगा। अब ये चीज भी जब देखी गई कि इसमें भी एक प्रॉब्लम आई कि भाई जब आप 1/3 है तो ये छोटा जो विधानसभा है उसमें तो बहुत ही आसानी से 1/3 पार्ट मान लिया जाएगा। विधानसभा का अगर साइज छोटा है तो 1/3 किसी भी पार्टी को मान लीजिए 8 ही सदस्य हैं तो उसमें तो 1/3 बड़े आराम से हो जाएगा। वहां पे तो अगर 2-3 भी छोड़ रहे हैं तो 1/3 कंसीडर हो जाएंगे। तो इस समस्या को दूर करने के लिए चेंज किया गया और इसमें 91वां संशोधन आया, संविधान संशोधन जो 2003 में आया और यहाँ पे ये 1/3 का क्लॉज पूरी तरह से खत्म करके ये कह दिया गया कि अब 1/3 नहीं बल्कि 2/3 कि अब यदि 2/3 लोग अगर छोड़ते हैं एक साथ तो उसे हम मानेंगे कि वो आपका पार्टी स्प्लिट हो रही है। 1/3 वाला स्प्लिट का प्रावधान खत्म करके 2/3 क्राइटेरिया रख दिया कि किसी भी पार्टी के यदि 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो उसे और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो इसे पार्टी का विलय माना जाएगा कि ये पार्टी स्प्लिट हुई और दूसरी पार्टी में विलय हो गई। तो यहाँ पे जो सांसद या विधायक होंगे उनकी सीट कैंसिल नहीं होगी बल्कि उनको माना जाएगा कि उन्होंने दूसरी पार्टी में विलय कर लिया, पार्टी का बंटवारा हो गया। तो ये आकार कहा गया, इसके अनुसार भी उनकी सदस्यता कैंसिल नहीं मानी जाएगी।
तो आगे देखें, इसमें चर्चा करते में हमें ये पता चला कि यहाँ पे ये जो दल बदल के लिए इतने सारे आपने कार्य दिए, इतने सारे प्रावधान रखे कि अयोग्य कैसे घोषित करना है, कैसे नहीं करना है, तो यानी कि फाइनली ये डिक्लेयर कौन कर रहा है? स्पीकर। और स्पीकर के ऊपर भी आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि स्पीकर की जो शक्तियां हैं वो भी यहाँ पे प्रश्न के घेरे में आ गई कि स्पीकर या तो उतना समझ हो सकता है ना रखता हो कि किसी को डिसाइड कर पाए। दूसरी बात, स्पीकर के ऊपर आपने कोई टाइम बाउंडेशन नहीं लगाई कि कितने समय बाद वो ये डिक्लेयर करेगा कि कोई व्यक्ति अयोग्य है। अगर स्पीकर उस डिसीजन को होल्ड रख के बैठा है, क्योंकि स्पीकर भी उसी पार्टी का है, मान लीजिए कोई पार्टी जीत के आई है, उन्होंने स्पीकर बनाया है और वो स्पीकर उस पार्टी की सदस्यता रखता है, तो वो उस पार्टी को फेवर कर सकता है। और जो सांसद अगर कोई चेंज कर रहा है, दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, तो हो सकता है स्पीकर उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन ले ना ले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और एक्शन कितने टाइम में लेगा, इसकी भी कोई प्रावधान नहीं रखी गई। तो पहले ऐसा होता था कि स्पीकर द्वारा लिया गया कोई भी फैसला कोर्ट में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता था। लेकिन अब यहाँ पे एक और बात आई, 368 जो आपका प्रावधान है, 368 आर्टिकल में ये कहा गया है कि जब भी कोई ऐसा संविधान में चेंज किया जाएगा तो उसमें संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में तो 2/3 बहुमत से वो चेंज पारित प्रस्ताव उसका पारित होना ही चाहिए। साथ ही साथ जितने भी राज्य हैं उनकी जो विधानसभा है वो भी 50% विधानसभाओं को इसमें वोट देना अनिवार्य है। यानी कम से कम 50% देश की सारी विधानसभाओं का वोट आए और आपके जितने भी लोकसभा राज्यसभा है वहां पे भी 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित होता है तभी आप संविधान में कोई संशोधन कर सकते हैं। ऐसा संशोधन जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का भी कोई नियम जुड़ा हुआ है या उनका भी यहाँ पे कोई रोल होता है। अब ये जो एंटी डिफेक्शन है, क्योंकि ये एक कोर्ट में भी केस इसके जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये देखा गया कि जब आपने एंटी डिफेक्शन लॉ लाया था उस समय विधानसभाओं की कोई राय मांगी ही नहीं थी। इस वजह से इस लॉ को ये रख दिया गया कि स्पीकर जो भी फैसले लेगा उसको कोर्ट में चुनौती ली जा सकती है। यानी स्पीकर द्वारा किसी को डिफेक्शन के अंतर्गत लाया गया या नहीं लाया गया, यानी उसके जो भी फैसले हैं उनको कोर्ट में उनके ऊपर प्रश्न उठाया जा सकता है। तो ये इस तरीके के मामले आपके सामने आए। आगे देखें तो इसमें हम बात करेंगे कि ये जो एंटी डिफेक्शन रहा, तो यहाँ पे स्पीकर की भूमिका बहुत ज्यादा महसूस हो रही है कि इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो राजनीति है उसमें इस तरह के सवाल उठते हैं हमारे सामने जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा करते हैं कि एक स्पीकर जो है उसको निष्पक्ष है कि नहीं, ये कैसे जांच की जाए। यानी कि हम भारत जिसने कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम से आइडिया लिया और हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो पूरी तरह से ब्रिटेन से प्रभावित माना जाता है, परंतु अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, तो वहां पे तो स्पीकर जैसे ही कोई व्यक्ति स्पीकर बनता है उसकी किसी भी आपका पॉलिटिकल पार्टी की जो सदस्यता होती है वो रद्द मानी जाती है। लेकिन भारत में हम उन्हीं से इंस्पायर होकर हमने सिस्टम लॉन्च किया, लेकिन फिर भी भारत में स्पीकर बनने के बाद भी किसी पार्टी का सदस्य रहता है। तो या तो हम इस मूलभूत ढांचे में परिवर्तन करें कि स्पीकर को पार्टी से त्यागपत्र देना पड़े, यानी वो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हो, तब वो निष्पक्ष हो पाएगा। उसका कार्यकाल सुनिश्चित कर दिया जाए जैसा कि ब्रिटेन और अमेरिका में होता है। एक बार एक स्पीकर बन जाएगा कोई व्यक्ति तो सरकार बदलती रहेंगी लेकिन स्पीकर नहीं बदलेगा, यानी या तो ऐसा सिस्टम लाए। अब यहाँ पे हुआ क्या कि निर्णय जो रहता है वो आपका विधिक ज्ञान पे डिपेंडेंट है। तो हो सकता है स्पीकर को विधि का ज्ञान ना हो, कानूनी ज्ञान ना हो, तो आपकी किहोतो होलोहन बनाम या आपका जाचिलहू मामला एक आया था 1992 में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, ये अध्यक्ष ने ये निर्णय ले लिया कि जो भी न्यायिक मामले होंगे उनके अंतर्गत स्पीकर के फैसलों को लाया जाएगा। यानी स्पीकर जो भी फैसला ले रहा है उसे आप कोर्ट में पूरी तरह से क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो आगे देखें हम इसमें, तो ये जो चीजें रही हमारी यहाँ पे अब हमारे सामने ये तो समझ में आ गया कि हमने बहुत सारे प्रावधान लाए, कुछ लूप होल्स भी रह गए, तो इस वजह से ये जो समस्या थी इसको पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सका। अब क्या सजेशन है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या क्या सजेशन दे चुकी है सरकार को कि आप सिस्टम में क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले उच्चतम न्यायालय के अनुसार ये किया जा सकता है कि दल बदल के मामले निपटाने के लिए स्पीकर को इन्वॉल्व ही न किया जाए, बल्कि एक
स्वतंत्र निकाय बना दी जाए, यानी कि आपको स्पीकर पे डाउट हो रहा है आप उसे इंक्लूड ही मत करिए, एक स्वतंत्र निकाय बना दीजिए। दूसरी बात, दल बदल के मामलों को निश्चित करने के लिए एक समय अवधि डिसाइड करो कि दल बदल अगर किसी नेता ने किया है तो उसका केस कितने समय में डिसाइड कर दिया जाएगा, उसके अगेंस्ट में फैसला लेना है या उसके फेवर में लेना है, उसका एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स होना चाहिए। तीसरी बात, कह रहे हैं कि राजनीतिक दल जो है उनको भी कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए कि विधायक या जो सांसद हैं वो दल बदल करें ही नहीं। वो कैसे हो सकता है? या तो आप पार्टी में डेमोक्रेसी लेके आइए, यदि पार्टी में पूरी तरह से लोकतंत्र होगा, जो कि आजकल नहीं देखा जाता है, परिवारवाद देखा जा रहा है, जो कुछ लोग हैं वही पार्टी में डोमिनेट करते हैं, वो बड़ा ही एक प्रश्न चिन्ह यहाँ उठ जाता है कि भारत जिसके पास इतनी सारी पॉपुलेशन है, वहां पे कुछ ही लोग हैं जो नेता बनने के योग्य हैं। क्या योग्य जो और लोग हैं वो नेता बनना नहीं चाहते? पार्टी वो पॉलिटिक्स को डर्टी पॉलिटिक्स मान के आना नहीं चाहते हैं, या कोई आने दे नहीं रहा है? तो इसकी वजह से कहा गया कि अगर हम देश में जैसा डेमोक्रेसी है वैसा ही पार्टी में अगर डेमोक्रेसी लाएंगे तो सभी को आगे आने का मौका मिलेगा और यहाँ पे दल बदल की कोई स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी, यानी कि नेता खुद अपने मॉरल्स को हाई रखें। ये एक सजेशन दिया गया है। ये भी कहा गया कि ये जो फैसले हैं कि किसी को पार्टी की सदस्यता बदलने के ऊपर उसकी सदस्यता रद्द करनी है या नहीं, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ पे जो फैसले लेने हैं, ये फैसले लेने का अधिकार आप सीईसी को दे दीजिए। सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कि आप इलेक्शन कमिश्नर जो है, अगर राज्य के मामले हैं तो राज्य का इलेक्शन कमिश्नर, केंद्र का मामला है तो केंद्र का इलेक्शन कमिश्नर, क्या आप उसको शक्ति दे दीजिए। लेकिन यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन उठाया लोगों ने कि यदि आप ऐसी शक्तियां सीईसी को दे देते हैं तो सीईसी तो एक आपका वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है जिसको बनाया गया है, उसे विधि का यानी कानून का ज्ञान शायद नहीं होगा। ये एक प्रॉब्लम है। अब इन सभी महत्वपूर्ण जो बातें हमने चर्चा करी, तो यहां से हमें यह पता चला कि सबसे महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक दल और विधायक जो हैं, जो भी सांसद हैं, उनको खुद कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, उनको खुद निस्वार्थ होकर जनता के लिए काम करना पड़ेगा और जनता का भरोसा जीतना पड़ेगा। अपनी पार्टी में डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी ताकि हर सांसद को अपने विचार रखने की एक अवसर मिले, ताकि दल बदलने की नौबत आए ही नहीं। अब ये पूरी तरह से दल बदलना प्रतिबंध हो जाना चाहिए, पूरी तरह से समाप्त करना चाहिए। एक यहाँ पे क्वेश्चन भी हुआ, तो आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठा कि अगर कोई व्यक्ति दल बदल कर रहा है तो उसमें देखा गया यदि आप कोई मनोनीत व्यक्ति है, वो तो पार्टी चेंज कर पा रहा है, 6 महीने के बाद आप उस पर एंटी डिफेक्शन लगा रहे हो, लेकिन अगर कोई निर्दलीय व्यक्ति पार्टी कोई ज्वाइन करता है तो आप उसे दल बदल के कटघरे में ला रहे हैं। ये भी एक ऑब्जेक्शन उठा हुआ है आज के समय में। ये हमारी तत्कालीन राजनीतिक के प्रश्न हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो आगे अगर हम इसमें बात करें तो लास्ट में मैं बात करूंगी कि ये टॉपिक हमने उठाया क्यों। ये टॉपिक हमने इसलिए उठाया क्योंकि न सिर्फ पहले जो राज्य मैंने बताए कि कर्नाटक में और आपका हरियाणा तो बहुत पुरानी बात हो गई, आज के टाइम में बात करें तो गोवा में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, वहां तो ये सब बातें उठी ही हैं, लेकिन आज के समय में जब हम आपको ये वीडियो सामने ला रहे हैं तो आपको मालूम है कि राजस्थान में उथल पुथल मची हुई है। तो राजस्थान में जो बिल्कुल शुरू में न्यूज आई थी वो यही एक अंदाजा लग रहा था कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपकी पार्टी बदली, उसी तरीके से आपका ये पीयूष पायलट जो है वो भी पार्टी बदलने वाले हैं। ये न्यूज आई, लगा भी ऐसा, लेकिन हुआ क्या कि पीयूष पायलट के ये विवाद उठा ही क्यों। तो इसके विवाद की जो बैकग्राउंड है उसको हम थोड़ा सा जांचें तो यहाँ पे न्यूज हमें ये बताती है कि एक पार्टी की विप, मैंने आपको एक बात कही थी शुरू में, विप होता है जब भी कोई आप आदेश पार्टी जारी करती है, तो विप के लिए एक प्रावधान होता है कि विप आपको सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में सामने लानी है, यानी कि अगर केंद्र की बात है तो आप लोकसभा में विप जब मीटिंग चले तो वहां पे सामने लाए पार्टी, या अगर राज्य की बात है तो विधानसभा में आपको विप प्रस्तुत करनी है। परंतु यहाँ पे विप एक होटल में इन लोगों ने मीटिंग करी और वहां पे ये प्रस्तुत नहीं हुए सचिन पायलट, तो इसके ऊपर पार्टी ने इनके ऊपर प्रश्न उठा दिया, इनको शो कॉज नोटिस दे दिया कि कारण बताओ नोटिस दे दिया कि आप बताइए कि आप पार्टी की मीटिंग में क्यों शामिल नहीं हुए। यदि आप पार्टी की मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं तो ये माना जाएगा कि आपकी आइडियोलॉजी पार्टी से मैच नहीं कर रही है और आप किसी और पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। तो यहाँ पे एंटी डिफेक्शन के जो क्लॉजेस हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी सदस्यता रद्द कर दी जा सकती है।
ये जैसे ही बात हुई तो हाई कोर्ट में अपील कर दी सचिन पायलट ने। सचिन पायलट हाई कोर्ट गए। अब ये बहुत बड़ी बात हो गई कि एक तो यहाँ पे एक प्रावधान, दोनों की बातें सही है। सचिन पायलट का हाई कोर्ट में ये कहना था कि विप आपको विधानसभा में प्रस्तुत करनी थी। अगर आप कोई होटल में मीटिंग कर रहे हैं तो वहां पे विप का जारी होना वो कोई संवैधानिक नहीं है, और उसमें अगर कोई नेता प्रस्तुत नहीं हुआ तो आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। ये इनका मत था। इस बात के चलते हाई कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने यह कहा कि 24 जुलाई 2020 तक आप इस फैसले को उन्होंने होल्ड पे रखा और स्पीकर को कह दिया कि आप अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे, सचिन पायलट की सदस्यता को रद्द करने जैसा कोई अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, आप होल्ड रखिए अपने फैसले को, हम 24 जुलाई को इस पे विचार करके आपको बताएंगे कि क्या करेंगे। यहाँ पे ये फैसला सुनते ही नॉर्मली ये देखा जाता है कि राज्य के मामले हाईकोर्ट तक निबट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाते हैं, लेकिन जो सीएन जो आपके सीपी जोशी हैं, सीपी जोशी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये क्वेश्चन उठा दिया कि हाई कोर्ट कैसे स्पीकर को गाइड कर सकता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये कहने पे कि कैसे आप हाईकोर्ट इसमें मेरे इंटरफियर कैसे करता है किसी स्पीकर की कार्य में, और उन्होंने ये कहा कि मैंने सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी किया है, मैंने कोई फैसला नहीं लिया कि मैं उनकी सदस्यता रद्द किया नहीं हूं। एक नोटिस दिया है तो नोटिस तो जारी कर ही सकते हैं, स्पीकर को इतना अधिकार होता है। तो स्पीकर के लिए गए डिसीजन पे और उसकी जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर प्रश्न उठाने का अधिकार हाईकोर्ट को नहीं है। तो ये तो था विवाद। फाइनली हाईकोर्ट का फैसला आ गया, बट इस बीच में जो पार्टी की खुद की शक्तियां होती है वो होती हैं कि आपसे पोजीशन छीनी जा सकती है किसी भी नेता से। तो उन्होंने विधायक तो रखा है, यानी कि अभी पार्टी से सदस्यता रद्द नहीं करी है, सचिन पायलट विधायक हैं, परंतु उनको कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष की पद दी हुई थी और जो आपको उप मुख्यमंत्री की पद दी हुई थी वो दोनों उनसे ले ली गई है, और आज वो एक विधायक के तौर पे अभी भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो उनके साथ में और जो 19 विधायक थे जो उनका समर्थन कर रहे थे, उनको उनके पद वापस दे दिए गए हैं कांग्रेस द्वारा, परंतु सचिन पायलट को उनकी पोस्ट वापस नहीं दी गई है, परंतु आज भी वो विधायक के तौर पे कार्य कर रहे हैं। जब तक वो पार्टी कोई और ज्वाइन नहीं कर लेते, यहाँ से खुद इस्तीफा नहीं देते हैं, या उनके ऊपर कोई विप विधानसभा में नहीं लगाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है, स्पीकर उनको अयोग्य घोषित नहीं करते हैं, तब तक दल बदल का कानून उनके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। तो ये एक विवाद था जो कि उठ रहा था। आगे क्या होगा वो हमारे सामने आएगा कि कुछ एक्शन लेते हैं सचिन पायलट, कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं दूसरी या नहीं करते हैं, उसके बारे में तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। तो देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये आई होप आपको दल बदल का कानून समझ में आया होगा, आया राम गया राम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हुआ होगा। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा सेशन। थैंक यू।